हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। टॉपिक क्या है हमारा? मुगल एम्परर, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। अब इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में जो 2 पेजेस दिए हैं वो टॉपिक क्या है, वो आपको पूरे मुगल एम्परर्स के बारे में बताता है। टू बी मोर प्रिसाइज, मुगल एम्परर्स के जो मेजर कैंपेन्स रहे, उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड किया उसके बारे में बताता है, उनकी लाइफ से जुड़े इवेंट्स के बारे में बताता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बाबर ने एक फाउंडेशन रख दी थी। मतलब बैटल ऑफ पानीपत के बाद में क्या है, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया बाबर ने। तो अभी अब हम क्या करेंगे, अभी हम सारे जितने भी बाबर के बाद में और एम्परर्स आते चले गए, मुगल एम्परर्स, ठीक है, वो देखो सारे तो हम देखेंगे तो 1526 से 1857 तक बहुत सारे आए, लेकिन जो लेटर मुगल्स है ना, लेटर मुगल्स मतलब औरंगजेब के बाद वाले, औरंगजेब के बाद वालों को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर बड़ा नहीं है, घटता चले गया है। लेकिन बाबर ने स्टैब्लिश किया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इन लोगों ने मुगल एम्पायर को बड़ा किया। और मुगल एम्पायर जैसे हम लास्ट में देखो, ये वीडियो लेक्चर बड़ा होगा, ठीक है, एक मूवी की तरह है। क्यों? क्योंकि सभी बाप बेटों की हिस्ट्री हम क्या कर लेंगे, एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, सारे मुगल एम्परर्स एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे, मजा आएगा। इसे अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या रहेगा, रिलेट करने में उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कहानी सुनना है, पॉपकॉर्न लेकर बैठे ही हो आप लोग, तो पूरी लिस्ट सुनते चलो कि किसने क्या किया। अब ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं उसमें, उनके शौक पढ़ सकते हैं, क्या किया क्या नहीं किया, वाइफ बच्चे सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा तो मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, इस चीज पर रहेगा कि कहां कहां उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे एक्सपेंड किया और उनसे जुड़े हुए कुछ इवेंट्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बाबर के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, तो फरगना से आया, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक। तो बाबर का टाइम पीरियड क्या रहा, 1526 से 1530, 4 साल ही रहा, लेकिन 4 साल में एक फाउंडेशन बना के चले गया बाबर, किसके लिए, मुगल एम्पायर के लिए। बाद में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सके उसके लिए एक फाउंडेशन बना के गया, ठीक है। 1526 में ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जहां पे क्या होता है, इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी के साथ में कुछ अफगान सपोर्टर्स भी थे, लेकिन फिर भी उसकी हार होती है। अभी देखिए क्या है, अब इधर से काबुल वगैरह से आया कौन, बाबर, बाबर की किंगडम यहां थी। अब यहां से जब वो आया, और ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत है। तो बाबर जब आया ना, तो इधर तो नदियां हैं, यहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सारी नदियां हैं। तो नदी के ऊपर तो लड़ोगे नहीं आप, डूब जाओगे, ठीक। लेकिन नदी के जस्ट बाद में यहाँ पे पानीपत है, और पानीपत एक हरियाणा में एक बैटल ग्राउंड है, मतलब एक तरह से प्लेन एरिया जहां लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो इस कारण से यहां पे क्या होता है, दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी की आर्मी और बाबर की आर्मी दोनों लड़ती है, ठीक है, बाबर जीत जाता है। अब उस समय पे और क्या था, और मतलब हमारे देश में कहां क्या क्या प्रोविंस थी, तो यहां आप देखोगे राजपूत कॉन्फेडरेसीज थी, मतलब राजपूत यूनियंस थी, विच वाज अंडर राणा सांगा ऑफ मेवार। मेवार के महान राजा, मतलब कह सकते हैं कि इनके टाइम पीरियड पे मेवार सबसे ज्यादा प्रॉस्परस था, ठीक है। तो राणा सांगा के अंडर में यहां पे राजपूत कॉन्फेडरेसी थी। तो अब दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि देश पे कब्जा कर लिया बाबर ने, ठीक है। अब बाबर को अगला चैलेंज क्या था, या फिर कह सकते हैं कि बाबर ने अगली लड़ाई कहां लड़ी, तो देखो पानीपत, ठीक है, पानीपत में पहली लड़ाई लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, और यहां पे उसने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया एक तरह से, ठीक है। अब क्या होता है 1527 में एक सीक्वेंस है, देख लो, 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा, ठीक है। ये जो शब्द डिफीटेड लिखा है ना, ये बोलने में थोड़ा सा क्या लगता है मुझे, एक तरह से कह सकते हैं संकोच करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राणा सांगा तो जीत ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण वो हार गए, वो मैं समझाता हूं आपको। तो 1527 में क्या होता है, ही डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानवा, ठीक है। तो राजपूत रूलर्स और उनके जो दूसरे अलाइज थे खानवा में, तो खानवा की बैटल में क्या होता है, बाबर हरा देता है इन्हें। अब खानवा कहां है देख लो जरा, तो खानवा आप यहां देखो, खानवा, तो ये जो एम्पायर एक्सपेंडेड आपको दिख रहा है, ये मुगल एम्पायर जब एक्सपेंड हो रहा था 1528 की अगर बात करें, 1527 की अगर बात करें, तो यहां खानवा है, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे खानवा है। तो यहां लड़ाई होती है। अब यहां की लड़ाई में होता क्या, चलो उसकी लड़ाई की थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूं मैं। तो बैटल ऑफ खानवा जब हो रही थी, तो उसमें इनिशियली ऐसा देखने को मिल रहा था कि राणा सांगा की जो फोर्सेज है मजबूत है, ठीक है, मजबूती से टक्कर भी दे रही थी, और बाबर लगभग हार सा गया था। लेकिन क्या होता है कि एक राजपूत चिफिशियन जो थे राणा सांगा की आर्मी में, ठीक है, शिलहंडी, तो सिलहंडी ने क्या कर दिया, दगाबाजी कर दी, ठीक।
अब देखो इतिहास गवाह है, इस चीज को आप नोट करो, हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उससे अलग हटके मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूं, ठीक है? क्या कि जब जब इंडिया में फॉरेन इन्वेजन हुए हैं और फॉरेन इन्वेजन में अपने ही लोग ट्रेटर्स, देशद्रोही कह सकते हो आप जिन्हें, ठीक है, अपने ही लोगों ने जब धोखा दिया, तब क्या होता है, फॉरेन इन्वेडर्स अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए। आप आगे पढ़ के आए हो कि मैंने आपको जब भी बताया था कि जयचंद ने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक, मोहम्मद गौरी आ गया, ठीक है। अब यहां पे राणा सांगा को सिलहंडी ने क्या किया, धोखा दिया, तो बाबर जीत जाता है, ठीक है। सिलहंडी जो है तो बाबर के साथ मिल जाते हैं और बाबर फिर जीत जाता है, ठीक है। राणा सांगा हार जाते हैं यहां पे, ठीक। अब राणा सांगा हार जाते हैं तो अब क्या होता है कि बाबर को फिर चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, और यहां पे अगर सिलहंडी धोखा नहीं देता तो मुगल एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है। अब देखो क्या है, आप बोलोगे सर मुगल एम्पायर से आप इतना गुस्सा क्यों हो, तो देखो इनिशियली जो ये रूलर्स आए जैसे बाबर, हुमायूं, ठीक है, फिर लास्ट में जैसे आप देखो औरंगजेब, तो इन्होंने क्या किया है, देखो ऐसा नहीं कि सारे रूलर्स खराब रहे। अकबर ने क्या किया, अकबर की पॉलिसी जो थी तो वो डेवलपमेंटल पॉलिसी थी। इन लोगों की पॉलिसी क्या थी, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं रूथलेस थी। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने जैसे राणा सांगा से लड़ाई लड़ी। अच्छा एक चीज और बता दूं, राणा सांगा बहुत ब्रेव सोल्जर थे, 80 घाव थे उनके शरीर पे, ठीक है, एक आंख वो खो चुके थे लड़ाई में, एक हाथ वो खो चुके थे लड़ाई में, लेकिन फिर भी लड़ते थे और ऐसे लड़ते थे कि दुश्मन के पसीने छूट जाते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बाबर यहां इन्हें हराता है। बाबर इन्हें हराने के बाद में फिर क्या होता है, अगली ही लड़ाई जो होती है तो 1528 में किसके साथ होती है, राजपूत रूलर के साथ होती है, चंदेरी। चंदेरी में मेदिनी राय एक रूलर थे, उनके साथ होती है। अब पता है मेदिनी राय ने यहां पे राणा सांगा के साथ, मेदिनी राय ने भी एक तरह से कह सकते हैं जो सिलहंडी था, तो सिलहंडी और मेदिनी राय के बीच में रिलेशन थे, तो मेदिनी राय का फुल सपोर्ट नहीं था 1527 में, मतलब जो चंदेरी का रूलर था, अगर वो फुल सपोर्ट देता तो शायद तभी हरा देते बाबर को। लेकिन बाबर ने बाद में क्या किया, बाबर ने बाद में मेदिनी राय को भी हरा दिया, मतलब ही डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी। तो चंदेरी की जो बैटल होती 1528 की, उसमें उसने दूसरे राजपूत रूलर्स को भी हटा दिया। तो अब धीरे धीरे क्या किया, बाबर ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया, ही बिकेम अनचैलेंज्ड सा बन गया वो, तो उसने अपनी एम्पायर को एक्सपैंड कर लिया। क्लियर है? तो ये बाबर की कहानी रही है। फिर क्या होता है, ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और 1530 में डेथ होने से पहले पहले क्या करता है बाबर जो है, तो वो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता आगरा और दिल्ली पे, जो कि उस समय के मेजर सेंटर्स थे। इन मेजर सेंटर्स पे कंट्रोल करने के बाद में आप क्या है, वो अपने आप को एक एम्परर की तरह एस्टैब्लिश कर चुका है। फाइन, तो बाबर एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा, और यहां से क्या होता है, बाबर के बाद में मुगल एरा की बिगिनिंग होती है। आई होप आप चीजों को रिलेट कर पाए। मुगल एम्परर, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमने पहला मुगल एम्परर जो था बाबर, बाबर ने किस तरह से अपनी फाउंडेशन रखी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फाइन, अब देखो लाइन में क्या है हमारे पास, इन लाइन अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास में हुमायूं। हुमायूं कौन था, तो देखो हुमायूं कब आया इंडिया में, हुमायूं 1530 टू 1540 और 1555 टू 1556। चलो हुमायूं कौन था, तो बाबर का बेटा हुआ, ठीक, बाबर का बेटा हुआ। बाबर के और भी बेटे थे तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे, तो सबको अलग अलग प्रोविंस दे दी, और दिल्ली वाला जो एरिया था वो हुमायूं के पास आया। तो हुमायूं को अगले मुगल एम्परर की तरह कंसीडर करेंगे हम, ठीक है, अगले मुगल एम्परर की तरह। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दो टाइम पीरियड क्यों लिखे हैं, 1530 से 40 और 55 से 56, मतलब कि ये 20 का टाइम पीरियड कहां गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, पूरी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो क्या, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, ठीक है, हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। अब देखो यहां पे एक चीज कह सकते हैं कि हुमायूं ने जो किया, हुमायूं कौन, बाबर का बेटा। अब एक आपने पियर्स का एक ऐड आता था ना, उसमें सुना होगा, दम दमम दम्बर दमक दमक दम्बर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो ऐसे तीन याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने एक चीज अच्छी करी कि अपने पिता की विल के हिसाब से उन्होंने अपनी प्रोविंस जितनी भी थी, जो पूरा मुगल एम्पायर स्टैब्लिश बाबर ने किया, उसको बांट दिया अपने भाइयों के बीच में, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो उनकी किंगडम डिवाइड की जाती थी मुगल एम्परर में, मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, ठीक है, और अपने दूसरे भाइयों को, किसी को लाहौर का, किसी को और नॉर्थ वेस्ट का पार्ट दे दिया, ठीक है, दूसरे भाइयों को इस तरह से उसने प्रोविंस बांट दी हुमायूं ने। दी एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान। अब चीज समझो यहां पे, मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई है, हाफ ब्रदर है, ठीक है। हाफ ब्रदर मतलब क्या होता है, जैसे बाबर है, बाबर की बहुत सारी वाइफ थी, तो बाबर की बहुत सारी वाइफ में से एक वाइफ, दो वाइफ, ठीक है। तो पहली वाइफ का बेटा कौन हो गया, मिर्जा कामरान, फिर उसके बाद में दूसरी वाइफ का बेटा जो था तो वो था हुमायूं, ठीक है। इस तरह से वो हाफ ब्रदर कहलाया। अब हुमायूं और मिर्जा कामरान के बीच में बनती नहीं थी, ठीक। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है
कि हुमायूं ने तो ईमानदारी से क्या करा, हुमायूं ने बोलते कि सबके बीच में बराबर बांट दो, प्रोविंस बांट दी गई है, बाबर की जितनी भी वेल्थ थी। अब क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको इस मैप के हिसाब से बताऊं तो मुगल एम्पायर का ये वाला पार्ट, काबुल कांधार वाला पार्ट, ये मिर्जा कामरान को दे दिया और हुमायूं ये वाला पार्ट संभाल रहा था। ठीक है, बाबर की वेल्थ को इस तरह से बांट लिया कि नॉर्थ वेस्ट में तुम चले जाओ, ठीक है, और इधर मैं संभाल लेता हूं। क्लियर। अब क्या होता है, अब देखो आगे क्या होता है। तो दी एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। ठीक, क्या होता है कि उस समय पे हुमायूं को दो लड़ाइयां लड़नी पड़ी। किसके साथ लड़ाइयां लड़नी पड़ी, देखो ये चीज चल रही है 1530 से 1540 वाला जो टाइम पीरियड हुमायूं का, वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, हुमायूं को दो लड़ाइयां लड़ना पड़ी शेर खान के साथ में। शेर खान या फिर शेर शाह सूरी, आपकी बुक में शेर खान लिखा है, उनका पूरा नाम था शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी का ये नाम में शेर कहां से आ गया, एक बार इन्होंने सच में शेर को मार दिया था इस कारण से। ठीक है, अब ये क्या होता है, अफगान रूलर थे। अब अफगान रूलर के साथ साथ में क्या होता है कि ये एक बार लड़ाई लड़ते हैं चौज में, ठीक है, बैटल एट चौज। तो हुमायूं यहां पे हार जाता है, हुमायूं हार जाता है। अब मिर्जा कामरान जो है ना, तो मिर्जा कामरान हुमायूं हार जाता है तो शेर शाह सूरी बोलते हैं तुम देश छोड़ के चले जाओ, दिल्ली छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो हुमायूं जाने भी लगता है। अब हुमायूं चले भी जाता है और मिर्जा कामरान क्या कर रहे हैं पता है, मिर्जा कामरान पीछे से शेर शाह सूरी को और बोल रहे हैं कि तुम हुमायूं को मार दो, तुम हुमायूं को मार दो और हमसे मतलब हमारे साथ क्या कर लो, एक तरह से हमारे साथ टाई अप कर लो, हुमायूं को मरवा दो बस। क्यों, क्योंकि भाई को मरवा देंगे उसके बाद में क्या है कि एक कांटा निकल जाएगा इस तरह से। और ये चीज समझना, आप यहां पे पॉइंट पकड़ लो, आगे भी आपको ध्यान देना है कि मुगल एम्परर्स जितने भी थे तो सब में आपस में बेटों में लड़ाई चलती रहेगी, सब में आपस में क्या चलती रहेगी, पिता और बेटे की भी लड़ाई चलती रहेगी एम्पायर को लेके। तो यहां पे बहुत ब्लडशेड देखने को मिलेगा पूरे मुगल एम्परर्स के बीच में आपको। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रही है। यहां से क्या होता है, हुमायूं ने तो डिवाइड कर दी थी किंगडम, लेकिन मिर्जा कामरान के एम्बिशंस के चलते क्या होता है, उसे शेर खान के सामने हारना पड़ता है हुमायूं को। तो चौज में और कन्नौज में तो दो बैटल होती है, बैटल ऑफ चौज, बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों में कौन हार जाता है, दोनों में हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से। अब शेरशाह सूरी क्या है, हरा देते हैं। अब क्या हो गया, शेरशाह सूरी इसकी जान के पीछे भी पड़े हुमायूं की। तो हुमायूं भागते हुए पहले कहां जाता है, मिर्जा कामरान के पास जाता है। ठीक है, कि मेरा भाई है, मैंने उसको किंगडम दी थी, तो काबुल कांधार वाले रीजन में जाता है वो, ठीक, इनके पास। तो ये क्या बोल देते हैं कि आने ही मत दो, उसके पहले ही मरवा दो उसे। ठीक है, अब इधर से भी इसके पीछे एनिमी लग गए हुमायूं के, तो हुमायूं भागता हुआ अब कहां जाता है, अब भागता हुआ हुमायूं जाएगा सफाविद डायनेस्टी के पास। ठीक है, तो व्हेन ही वाज डिफीटेड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली टू ईरान। अब क्या होता है, हुमायूं को कहीं शरण नहीं मिल रही, समझना इस चीज को। ठीक है, अब हुमायूं को कहीं शरण नहीं मिल रही है, तो हुमायूं, जैसे ये आप देखोगे पूरा उस समय का एम्पायर काबुल कांधार, ये किसके पास है, मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर था, या फिर समझ सकते हैं मुगल एम्पायर जब बन रहा था उस बीच में, अब तो बीच में कौन आ गया, शेरशाह सूरी, तो सूर डायनेस्टी आ गई बीच में। ठीक है, ये जो 10 साल का पीरियड मैंने आपको दिखाया था ना, वो समझना कि 1530 से 40 तो आराम से रूल चल रहा है, ये वाला जो बीच वाला पीरियड है तो इसमें बैटल्स होती हैं, और वो शेरशाह सूरी जो शेर खान जो है वो पावर में आ गए। तो अब हुमायूं इधर उधर भटक रहे हैं इस समय। अब हुमायूं भटकते हुए किसके पास जाता है, उन्होंने देखा कि भाई लोग जो है मिर्जा कामरान वगैरह ये सपोर्ट नहीं दे रहे, तो हुमायूं भाग के अब किसके पास जाएगा, ईरान के रूलर के पास, सफाविद शाह के पास जाएगा वो। ठीक है, ये देखो ये सफाविद एम्पायर, इनका बहुत बड़ा सा एम्पायर है। ठीक है, अब ये बड़ा सा एम्पायर जो था तो ये उनके पास शरण लेने जाता है, बोलता है कि मेरी मदद कर दो। ठीक है, उन्होंने बोल दिया यार अच्छा आदमी है हुमायूं, चलो इसको दे देते हैं शरण, पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप सोचोगे कि बस हुमायूं गया, हुमायूं तो भाग के चले गया, किसी के शरण में चले गया, तो यहाँ पे एंड हो गया मुगल एम्पायर का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं, अभी मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मुगल एम्पायर में अभी भी बहुत कुछ जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए है। क्यों खत्म नहीं हुआ है उस चीज को समझो। तो हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह, सफाविद शाह की मदद मिलती है। ठीक है, ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। सफाविद शाह की मदद लेके हुमायूं दिल्ली को रिकैप्चर करता है 1555 में। दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद में अब देखो अभी कौन है, तो जो हमने शेरशाह सूरी पढ़ा था, तो शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, वो पावर में था। तो सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं हरा देता है और पावर में आ जाता है। ठीक है, तो सफाविद शाह की जो मदद मिली उससे उसे बहुत फायदा मिला था हुमायूं ने, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी कि बाद में इनके रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सफाविद शाह जो है, तो सफाविद शाह के एम्पायर में एक लड़की थी, ठीक है, मतलब उन्हीं के कोर्टियर्स की एक लड़की थी, उन्हीं के कोर्ट में जो लोग बैठते थे। ठीक है, उससे हुमायूं को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, अब हुमायूं उससे शादी कर लेता है, तो सफाविद शाह बोलते थे भैया अब हमारा किंगडम छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो वहां से वो किंगडम छोड़ के निकलते हैं, उमरकोट में आते हैं। उमरकोट मतलब आज जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। तो हुमायूं और हुमायूं की वाइफ गुलबदन बेगम, बानो बेगम ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, जो अकबर की मां बनेगी बाद में, वो प्रेग्नेंट थी। अब वो प्रेग्नेंट थी, वो घूम रही है, मतलब दोनों घूम रहे हैं दर बदर कि हमारे पास ना एम्पायर है ना कुछ है।
तो वो कहां पहुंचते हैं, वो अमरकोट के एक राजा के पास पहुंचते हैं, ठीक है, उमरकोट के एक राजा के पास पहुंचते हैं, पाकिस्तान में जो है आज, ठीक है, उमरकोट के एक राजा के पास पहुंचते हैं और वहां पे उस मदद मांगते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। और फिर अकबर जो है तो एक राजपूत रूलर के यहां जन्म लेता है अकबर, ठीक है, उसका अकबर जो पैदा हुआ तो उमरकोट के एक फोर्ट में पैदा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेजर कैंपेन्स। तो हुमायूं को वीक रूलर की तरह कंसीडर किया जाता है, क्यों? क्योंकि मुगल दूसरे एम्परर्स जो थे वो हारे नहीं थे, ठीक है। शेर शाह सूरी ने एक बार नहीं दो बार हराया, इधर उधर भागना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने आखिरकार क्या किया कि 1555 में सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया, सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और फिर से मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। तो एक लंबे स्ट्रगल के बाद में वो मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर देता है। अब मुगल एम्पायर को जब स्टैब्लिश कर देता है ना, तो यहां सारी चीजें चली रही थी। वो ऐसा सोच सकते हो कि अब से मुगल एम्पायर को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा हुमायूं। लेकिन उतने में ही हुमायूं की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है ये इंटरेस्टिंग है। तो इन 1556 हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट इन हिज लाइब्रेरी। देखो हुमायूं जब रूलर बना था तो उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 22 साल का था तब रूलर बना, ठीक है। बाकी समय उसने संघर्ष में निकाल दिया और उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, ठीक है। तो ये शेर मंडल कहा जाता है, ठीक। अब देखो शेर मंडल क्यों कहा जाता है, तो शेर मंडल, इस लाइब्रेरी का नाम शेर शाह सूरी ने हुमायूं को तो भगा दिया, लाइब्रेरी पहले ही बन चुकी थी, तो शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदल के शेर मंडल कर दिया, ठीक है। पुराना किला जो दिल्ली में जो बच्चे हैं तो आप लोग विजिट करना, यहां पे देखना, ठीक है। तो ये दिल्ली में लाइब्रेरी बनवाई थी, मतलब वो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड था। अब क्या होता है कि वो पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, अजान का समय हुआ था, तो उस समय पे ऐसे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उसका एक मतलब वो गिर जाता है सीढ़ियों पे से और उसकी डेथ हो जाती है। तो इन 1556 हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट इन हिज लाइब्रेरी में एक एक्सीडेंट होता है, उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। अब हुमायूं की डेथ हो गई, हुमायूं की डेथ होने के बाद में अब पावर में कौन आएगा, तो हुमायूं के भी जो बेटे थे तो उनके बीच में भी क्या थी, पावर राइवलरी थी, ठीक है। हुमायूं की मतलब जो वाइफ्स थी, 2-3 वाइफ्स थी, तो उन वाइफ्स में फिर क्या चल रहा था, महामंगा, जैसे आपने प्रोग्राम वगैरह अगर देखा होगा तो महामंगा अपने बेटे को बनाना चाहती थी बाद में, लेकिन उसको अकबर से भी प्रेम था। तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है, अकबर को जो है, अकबर को एम्परर बनाया जाता है, लेकिन अकबर उस समय पे छोटा था, ठीक है, अकबर छोटा था। तो अब हम आगे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ये आगे ने चीजें समझ में आपको, मुगल एम्परर में हमने देखा कैसे बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अब अकबर के पास में थ्रोन आने वाला है, अकबर अगला मुगल एम्परर बनेगा। तो अकबर, हुमायूं की डेथ होती है कब, 1556 में। हुमायूं की डेथ के बाद में अकबर पावर में आ गया, तो अकबर 1556 से 1605। कह सकते हैं कि औरंगजेब और अकबर ये दो ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक रूल किया, ठीक है। ये ऐसे दो मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर में काफी लंबे समय तक, लगभग 49 ईयर्स इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। तो he was 13 year old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. अब जैसे आपकी बुक में जो दिया उस हिसाब से हम देखते हैं, वो मात्र 13 साल का था अकबर, ठीक है, तब उसे साम्राज्य मिल गया। अब उसके बाद में क्या, अकबर की जो रेन है उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है। आई होप आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी वाली, जोधा अकबर जो मूवी है, ठीक है। तो उस मूवी से मैं आपको रिलेट करवाता हूं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग वाला सीन जो है, तो वो बैटलफील्ड का एक सीन होता है, वहां पे अकबर छोटा एक बच्चा रहता है, उसको ताजपोशी की जाती है, मतलब जो ऋतिक रोशन वाली मूवी है, ध्यान है, ठीक है। तो वहां पे आपने एक इंसान ये भी देखा होगा बड़ा खतरनाक सा, ठीक, ये कौन है इनके बारे में बताता हूं मैं। तो ही वॉज रेजेंट ऑफ अकबर, बैरम खान बाबा जिसे अकबर कहा करता था, ठीक है। अब बैरम खान जो है, तो बैरम खान ने देख लिया, बैरम खान ने जो 1555 की बैटल हुई थी ना, उसमें हुमायूं को जिताने में बहुत मदद करी थी। तो वो कह सकते हैं हुमायूं का भी बहुत अच्छा एक क्या था, सपोर्टर। और हुमायूं के बाद में आप आगे देखोगे तो हुमायूं के बाद में जो एम्परर बना था, तो बैरम खान देख रहा था कि दूसरे लोगों की नजर है इस एम्पायर के ऊपर, तो बैरम खान ने बोला था कि अकबर को मैं गाइड करूंगा अच्छे से, अपने बेटे की तरह उससे लीड करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो वो तो कहानी हो गई। अकबर 13 साल का था जब उसे पावर मिलती है, और अकबर के टाइम पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1556 से 1570, ठीक है, 1570 से 1605, और तीसरा है 1579 से 1580। तो ये हम मतलब 3 में डिवाइड करते हैं इसको, यहां पे 3 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, तो ही बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजेंट बैरम खान, और दूसरे जो उनके जो भी सपोर्टर्स थे, तो उन सभी लोगों से अब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इस टाइम पीरियड में, 1556 से 70। बड़ा हो रहा था ना वो, इस कारण से। अब देखो क्या, अकबर ने जब अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश कर लिया, तो अब धीरे धीरे मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करी। आप अगर इधर ध्यान दोगे, ठीक है, अब अगर इधर ध्यान दोगे तो ये देखो, ये वाला जो पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये येलो वाला पार्ट क्या है, अकबर के टाइम पीरियड में एक्सपैंड होता है ये पूरा पार्ट, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में एक्सपैंड किया उन्होंने, तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, पूरे पार्ट पे अकबर ने क्या कर दिया था, मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया था, बहुत बढ़ाया मुगल एम्पायर को, ठीक है।
आगे क्या है, तो ही लॉन्च वेरियस मिलिट्री कैंपेन्स, तो सूरीज जो थे, तो सूरीज को हराया, अफगान्स को हराया, मालवा, गोंडवाना, मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम कौन है, तो मिर्जा हकीम के बारे में मैं आपको अभी कहानी बताऊंगा। मिर्जा हकीम जो है तो वो हाफ ब्रदर है, किसका हाफ ब्रदर है, अकबर का ही हाफ ब्रदर है। मतलब जैसे हाफ ब्रदर वाली कहानी बताई थी कि हुमायूं की भी बहुत सारी मम्मी थी, पापा एक थे, ठीक है, तो उसके चलते क्या हुआ था कि अलग अलग और भी भाई थे हाफ ब्रदर्स। तो वैसे ही क्या है कि अकबर के और भी क्या थे, हाफ ब्रदर्स जो थे, तो उनमें से एक हाफ ब्रदर था मिर्जा हकीम। अब मिर्जा हकीम और अकबर के बीच में क्या थी, राइवलरी थी, बनती नहीं थी इनके बीच में। तो अगली चीज वही देखो, अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए इस टाइम पीरियड में। तो मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन ईस्ट, इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो अलग अलग जगह अलग अलग रूलर्स को हराते चले गए अकबर, और क्या कर दिया अकबर ने, अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया। ये देख लो, मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया अकबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। सबसे बड़ा नहीं हुआ, सबसे बड़ा आगे और एक्सपैंड करेंगे उसके जो आने वाले सक्सेसर्स हैं। लेकिन क्या होता है कि अकबर ने अपने एम्पायर को अच्छा खासा एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। तो देयर वर सम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड बाय मिर्जा हकीम ड्यूरिंग 1579-1580। इस समय पे क्या है, मिर्जा हकीम ने दूसरे जो रूलर्स थे उनको इनविटेशन दिया कि आप अकबर के ऊपर हमला कर दो, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी किसने, मिर्जा हकीम ने। और मिर्जा हकीम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो उन प्रॉब्लम्स के चलते कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अकबर जो है, अकबर कहीं और व्यस्त थे, अकबर एम्पायर को एक्सपैंड करने में, अकबर दूसरे कामों में, और उसे पता लग रहा है उसी के घर में उसी के भाई जो है क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसीज डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक्सपेंशन होता रहा, तो अलग अलग रूलर्स को हरा के एक्सपेंशन करता रहा। फिर क्या होता है, जैसे आप एक चीज यहां पे देखो, तो मिलिट्री कैंपेन जब गुजरात वगैरह में लॉन्च करी, तब अपने जीवन में पहली बार उसने समुद्र देखा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। पहली बार समुद्र देखा अकबर ने, क्यों, क्योंकि कोस्टल एरिया तक वो जब जीत के आया तब उसे समुद्र देखने को मिला, ठीक है। और अब क्या होता है इस टाइम पीरियड में, उस देखो वो जब एक्सपैंड कर रहा है गुजरात राजस्थान वाले एरिया में, तो मेवाड़, ठीक है, तो मैंने अभी राणा सांगा के बारे में बताया, ठीक है, बाबर और राणा सांगा, तो वो मेवाड़ के रूलर तो वहां पे गलती से हार गए थे। लेकिन उसी एम्पायर में अगर आप देखोगे, मतलब मेवाड़ के उसी लीनियज में देखोगे, तो महाराणा प्रताप से क्या है, कंटिन्यूअसली कन्फ्लिक्ट चलता रहा उसका, आगे बताऊंगा और मैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये लड़ाइयां चल रही हैं। फिर कहां एक्सपेंशन होता है, अब नॉर्थ वेस्ट में एक्सपेंशन होता है, तो कांधार, कश्मीर, काबुल जो है ना, तो ये मिर्जा हकीम जो है, मिर्जा हकीम को उन्होंने पहले से क्या करके रखा था, वेस्टर्न पार्ट जो है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो है वो दे के रखा था। लेकिन मिर्जा हकीम जो था, तो मिर्जा हकीम क्या चाह रहा था कि मैं पूरा मुगल एम्परर बनूं, ये सारी चीजें, तो लालच बुरी बला है, तो उस तरह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। अब क्या होता है, एक्सपेंशन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में एक्सपेंशन करता है एक बार, कांधार, कश्मीर, काबुल, इन सारी जगह को अपने एरिया में लेता, अपने अंडर में ले लेता है। कांधार, ठीक है, काबुल, तो ये अफगानिस्तान, प्रेजेंट अफगानिस्तान में ये जगह। फिर क्या है, कैंपेन्स इन डेक्कन। अब क्या होता है, कैंपेन्स इन डेक्कन मतलब साउथ में, ठीक, साउथ में कैंपेन्स स्टार्ट करी ही थी उसने, साउथ में कैंपेन्स स्टार्ट करी ही थी, लेकिन उसको फिर क्या करना पड़ता है, अपने ही बेटे के साथ में कंफ्लिक्ट में उतरना पड़ता है अकबर को। देखो मैं वही बता रहा हूं, भाइयों के बीच में, बाप बेटों के बीच में बहुत कंफ्लिक्ट चले हैं मुगल एम्पायर में। तो अब अपना बेटा मतलब कौन है, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर कौन है भैया, तो जहांगीर वही जो सलीम आप शब्द सुनते ना, तो सलीम नाम था, सलीम नाम था, सलीम नाम की भी कहानी आगे बताता हूं मैं आपको, जब अभी जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे अकबर के बाद में। तो सलीम जो है, तो अब सलीम के साथ में क्या, सलीम ने बहुत बार विद्रोह कर दिया, जबकि अकबर ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन है, मतलब वो जहांगीर ही था, सलीम ही था, सलीम को ही राजा बनाएंगे, ठीक है, अगला एम्परर सलीम ही होगा। लेकिन इतनी जल्दी थी, आतुरता थी कि बस मुझे तो बना ही दो आप एम्परर, तो उसके चलते क्या है कि सलीम रेबेल करता है बार बार। और ऐसे मतलब हिस्टोरियंस क्लेम भी करते हैं, सस्पेक्ट था एक बार क्या कि सलीम ने जहर देने की कोशिश करी थी अकबर को, ठीक है, जहर देने की कोशिश करी थी। और फिर जब अकबर नीचे डेक्कन में बिजी था कैंपेन्स में, तो वो दिल्ली में रेबेलियन खड़ी कर दी, किसने, सलीम ने। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो ये एम्परर जहांगीर के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया। और बाद में जब डेथ होती है अकबर की 1605 में, तो ऐसा भी कहा जाता है कि 1605 में डेथ जो हुई है तो वो शायद जहर देने के कारण हुई है, ठीक है, कॉमन इलनेस बताया जाता है, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो जहर देके ही जहांगीर ने खत्म कर दिया था। अभी मैं आगे आपको जब अकबर के बारे में और पढ़ेंगे, देखो अकबर को सिर्फ यहां तक सीमित मत रखना, आपके चैप्टर में एक टॉपिक स्पेसिफिक कौन सा है, अकबर की पॉलिसी जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकबर की जो पॉलिसी के बारे में आप पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा क्या कि अकबर जो है, तो अकबर का एक दोस्त था अबुल फजल, जिसने अकबर की बायोग्राफी वगैरह सब लिखी, तो वो अबुल फजल को भी किसने, अबुल फजल को भी जहांगीर ने क्या करवा दिया था, मरवा दिया था। ये सारी कहानियां होने वाली है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे अगली चीज अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब अकबर की डेथ के बाद में कौन पावर में आएगा, जहांगीर। तो जहांगीर 1605 से 1627 के तक, ठीक है। जहांगीर को आर्ट का बड़ा
शौक था। तो आर्ट फॉर्म जो डेवलप हुआ है, ठीक है, पेंटिंग वगैरह ये सारी चीजें, तो ये आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है मुगल एम्परर्स के टाइम पीरियड के। देखो अलग अलग, मैं आपको एक कॉम्पिटिटिव वाले समझ लेना कि अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है एम्पायर वो मजबूत हुआ, जहांगीर के टाइम पे आर्ट मजबूत हुआ, ठीक है, तो आर्ट्स में पेंटिंग, डांस फॉर्म, ये सारी चीजें। और जहांगीर के बाद में शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। तो ऐसे आप एक क्या कह सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ आप पूछोगे, तो औरंगजेब के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, जो जो इन्होंने डेवलप किया था औरंगजेब ने सब डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। देखो तो जहांगीर 1605 टू 1627, 1605 से 1627 जहांगीर की कहानी। अब जहांगीर का नाम देखो आप, क्या है, जहांगीर। जहां मतलब क्या होता है, दुनिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहां मतलब दुनिया, गिर मतलब क्या होता है, हराने वाला। तो कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइटल ले लिया जहांगीर ने कि वो क्या है, कंकरर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया को उसने हरा दिया है। बर्थ, रूल एंड स्टोरीज, इस चीज को समझो। जहांगीर किसका बेटा है, अकबर का, पता है आपको, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब जहांगीर पावर में आता है तो उसके पावर में आने की पहले की कहानी अगर आप समझोगे तो जहांगीर पैदा कैसे हुआ था। अकबर की शादी होती है एक राजपूत प्रिंसेस के साथ में, उन्हें बेटा नहीं हो रहा था, तो अकबर मिन्नतें मांगता है किससे, अकबर मिन्नतें मांगता है एक सूफी सेंट से जिनका नाम था सलीम चिश्ती। फिर बाद में वो क्या है, उनकी दरगाह वगैरह बनवाता है अकबर। तो सलीम चिश्ती से मन्नतें मांगता है और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा होता है कौन, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा होता है प्रिंस सलीम, जिसका नाम रखेंगे बाद में, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो जहांगीर तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइटल है, वो खुद अपना नाम रखता है कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया था, सलीम, आफ्टर द नेम ऑफ सूफी सेंट सलीम चिश्ती, ठीक है। सलीम इसका नाम हो गया, यहां पे सलीम आ गया। अब सलीम जो है ना, तो इसका जन्म, इसके रूल टाइप, मतलब इसके रूल में से पैट्रन ऑफ आर्ट की तरह देखा गया, मतलब इसने आर्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, डांसिंग, पेंटिंग, इन सारी चीजों को, ठीक है। तो यही कहानी थी कि पैदा हुआ जहांगीर। अब जहांगीर जो था तो बहुत फेवरेट टाइप से था, किसका फेवरेट टाइप से था, अकबर का। जैसे मैंने बताया अकबर ने पहले डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, अपने पिताजी के अगेंस्ट में जाता है, कहानियां हैं, पॉइजन दिया वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें हैं। चलो खैर, वो तो अब आपको ये ट्रेंड समझ के रखना है, और कि अकबर के बेटे ने जैसा अकबर के साथ किया, मतलब जहांगीर के बेटे भी वैसे ही करेंगे, आगे बताऊंगा कि शाहजहां ने भी वैसे ही किया, ठीक। अब जहांगीर क्या है, तो जहांगीर की अब ऐसा रहता है कि राजा है, राजा की बहुत सारी वाइफ है, तो उस तरह से जहांगीर के 4 बेटे होंगे। आगे कहानी को कंटिन्यू करेंगे, अभी पकड़ के रखना है कि 4 बेटे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम देखें मेजर कैंपेन्स क्या रही हैं, तो मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। तो जो अकबर ने जिस तरह से एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए थे, वो एफर्ट्स यहां पे भी चलते रहेंगे, वो सारी मिलिट्री कैंपेन्स यहां पे भी चलती रहेगी। तो वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, सभी जगह क्या मिलिट्री कैंपेन्स चलती रहेगी। तो मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। The सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। आपके एनसीईआरटी में दिया है लाइन, इसका सिग्निफिकेंस समझो। अकबर के टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया कि एक मेन चैलेंज किसकी तरफ से था, कि अकबर ने बाकी सारे राजपूत रूलर्स वगैरह को चलो हरा दिया, लेकिन वो मेवाड़ को नहीं हरा पाया था। मेवाड़ मतलब महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया था। अकबर सपना देखता रह गया, अकबर की डेथ हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है कि वही जो कैंपेन्स थी वो कंटिन्यूड रखेंगे अकबर के सक्सेसर। तो अकबर के बाद में जहांगीर जो है, तो जहांगीर क्या है, तो सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ जो है अमर सिंह। तो अमर सिंह बाद में क्या है कि ट्रीटी कर लेते हैं एक तरह से, मतलब संधि में आ जाते हैं। तो अमर सिंह क्या है, मुगल सर्विसेज को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट बताया गया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सक्सेस रहा मुगल एम्पायर में, देख सकते हैं उनके लिए। फिर क्या है, लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। अब क्या है कि जहांगीर ने कैंपेन्स को कंटिन्यूड रखा, ठीक है, कोशिश करता रहा एम्पायर एक्सपेंड करने की, और एक्सपेंड किया भी। और जहांगीर भी अकबर की तरह क्या है, थोड़ा सा जैसे हम कहेंगे तो अपने फादर की लीनियज को आगे बढ़ा था, लिबरल था थोड़ा, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, स्ट्रिक्ट इन द सेंस की रिलीजियस टॉलरेंस था, ये सारी चीजें थी। चीजें बदलेगी कहां, जब इनका पोता आएगा औरंगजेब, वो ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। तो जहांगीर ये सारी चीजें करता रहा, लेकिन जो कुछ कैंपेन्स लॉन्च करी जहांगीर ने, जैसे सिख के अगेंस्ट में अहोम्स। सिख आपको पता है कहां, तो पंजाब वाले एरिया में। अहोम्स कहां है, ये देखो यहां पे, अगर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करते हैं हम, ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये वाले पार्ट में अहोम्स है, ठीक है। तो अहोम रूलर जो थे, तो उनके अगेंस्ट में भी मुगल रूलर्स ने क्या किया, मुगल एम्परर्स ने कैंपेन चलाया, लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, पूरी तरह से कभी हरा नहीं पाए उनको, ठीक। अहमदनगर कहां है, तो अब ये साउथ में, मैंने आपको पिछले वीडियो, मतलब अभी पिछले थोड़े आगे ही बताया था क्या, कि
जो अकबर था, तो अकबर साउथ की तरफ कैंपेन्स करना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है, तो उन्हीं कैंपेन्स को कंटिन्यू रखा उसके आगे आने वाले सक्सेसर्स ने भी। तो महाराष्ट्र में अहमदनगर है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे कैंपेन्स वगैरह चलाए, लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, उतना ज्यादा कब्जा नहीं कर पाए, पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए जहांगीर। फिर क्या होता है, फिर आगे देखो, अब यहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन तो चलती रहेगी हमेशा, वही चीज आगे भी होने वाली है कि मैंने आपको बताया था, कहानी वहीं से रिज्यूम करते कि जहांगीर के 4 बेटे, ठीक है, अब 4 बेटे तो वाइफ भी होती थी, तो उन वाइफ में एक जैसे नूरजहां के बारे में हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं नूरजहां का इन्फ्लुएंस बताऊंगा कि जहांगीर के कोर्ट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अब क्या है, जहांगीर की और भी वाइफ थी, ठीक, कुछ राजपूत प्रिंसेस भी जहांगीर की वाइफ थी, ये सारी चीजें था। अब जब ये सारी चीजें चल रही हैं, अब जहांगीर की डेथ के बाद कौन बनेगा राजा, सवाल। 4 बेटे थे, तो खुसरो, खुर्रम, ठीक, ये इस तरह से 4 बेटे थे। अब क्या है, तो उसमें एक बेटा था प्रिंस खुर्रम, जो बाद में जाके क्या बनेगा, एम्परर बनेगा। प्रिंस खुर्रम मतलब कौन, शाहजहां। जैसे जहांगीर ने अपना नाम रखा ना कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, तो शाहजहां भी अपना नाम रखेगा खुद से, शाहजहां ये वाला, ठीक है। अब प्रिंस खुर्रम जो है, तो ही रिबेल्ड इन लास्ट ईयर्स, प्रिंस खुर्रम ने भी वही किया। मैंने आपको वही बताया, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा आप करोगे आपके पिताजी के साथ, वैसे ही आपके बच्चे देखेंगे, करेंगे, वही चीज यहां पे हुई है कि जब ऊपर रिवॉल्ट करा जहांगीर ने अकबर के अगेंस्ट में, तो जहांगीर के भी बेटों में से जैसे प्रिंस खुर्रम जो है, ठीक है, तो खुसरो ने भी करा था, अलग अलग जो बेटे थे सबने रिवॉल्ट किया, तो प्रिंस खुर्रम ने क्या ही रिबेल्ड इन दी लास्ट ईयर्स। अब यहां पे क्या होता है समझना, प्रिंस खुर्रम की असली मम्मी नहीं थी कौन, नूरजहां। तो नूरजहां जो थी वो क्या थी, उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस था जहांगीर के कोर्ट में, मतलब कह सकते हैं आप आगे जैसे पढ़ोगे पादशाह बेगम के बारे में, तो नूरजहां की बहुत ज्यादा कोर्ट में दबदबा था जहांगीर के। तो नूरजहां ने क्या किया, प्रिंस खुर्रम के इस रेबेलियन को सप्रेस करने की कोशिश करी, बट शी वाज नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं रही, और अल्टीमेटली प्रिंस खुर्रम जो है तो वो क्या बनते हैं, शाहजहां है जो है, तो शाहजहां क्या बन जाता है, शाहजहां राजा बन ही जाता है। अब शाहजहां के पास में पावर आ गई, ठीक है, शाहजहां के पास पावर आती कब, शाहजहां 1627 टू 1658, ठीक। अब शाहजहां के टाइम पीरियड में क्या होता है देखो समझो, ठीक है। अब पहले नाम देख लो, तो शाहजहां सेल्फ प्रोक्लेम नाम है, जहां मतलब वही वर्ल्ड, शाह मतलब क्या, एक तरह से किंग, तो किंग ऑफ द वर्ल्ड, इसने अपने लिए क्या टाइटल प्रोक्लेम कर लिया, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है भैया, पूरी दुनिया के राजा आ गए हैं। अब फॉर व्हाट डू यू नो शाहजहां को आप किस चीज के लिए जानते हो, जरा सोचो, तो आप सब जल्दी से जवाब दे दोगे उधर से, क्या कि शाहजहां को हम जानते हैं ताजमहल के लिए, कि ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, उस चीज के लिए जाना जाता है। लेकिन हम देखते हैं मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह जो थी, तो क्या क्या हुआ शाहजहां के टाइम पीरियड में, तो हैव अ लुक ऑन हिज मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है, ट्राई टू हैव अ लुक ऑन हिज मिलिट्री कैंपेन्स। तो मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन डेक्कन अंडर हिम, डेक्कन मतलब क्या है, तो देखो बाबर ने स्टैब्लिश किया, बाबर ने यहां पे एम्पायर स्टैब्लिश किया, चलो ठीक है, हुमायूं ने थोड़ा बहुत फिर बढ़ा दिया, और अकबर ने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट पूरा कर दिया, साउथ में स्टार्ट किया था काम। तो अब जितने भी बाद में मुगल रूलर्स आने वाले हो साउथ में ही जाएंगे। तो शाहजहां का मैंने बताया, जहांगीर का भी बताया, जहांगीर के बाद में शाहजहां जो है, तो शाहजहां भी साउथ में अपनी कैंपेन्स को कंटिन्यूड रखेंगे, ठीक है, साउथ में वो क्या करते जाएंगे, साउथ के रूलर्स को हराते जाएंगे और नीचे पेनिट्रेट करते जाएंगे। तो हैव ए लुक ऑन हिज मिलिट्री कैंपेन्स, तो उसमें क्या है, मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन डेक्कन अंडर हिम। फिर क्या है, अफगान नोबल खान जहां लोधी रेबेल्ड, अब ये चीज समझना, अफगान नोबल खान जहां लोधी रेबेल्ड एंड वाज डिफीटेड इन एंड ओरछा सीज्ड। ये चीज क्या है, ये चीज समझो जरा, खान जहां, ये जो खान जहां लोधी है, ये कौन है, ये इनके बारे में पहले बताता हूं। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में क्या बताया कि शाहजहां ने किसके अगेंस्ट में रिबेल किया था, जहांगीर के अगेंस्ट में। अब जहांगीर के टाइम पीरियड में ही क्या था, जहांगीर के ही टाइम पीरियड में जो जहांगीर का पूरा एम्पायर था, तो दक्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहांगीर ने किसको दे दी थी, खान जहां लोधी को, ठीक है। अब खान जहां लोधी को जब पता लगा कि यार ये शाहजहां ने तो मेरे मतलब खान जहां लोधी और जहांगीर की अच्छी दोस्ती थी, अब जहांगीर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया शाहजहां ने, तो शाहजहां को पसंद नहीं करते थे खान जहां लोधी, ठीक है। तो अब जब शाहजहां ने खान जहां लोधी से क्या मांगी, मदद मांगी ना, तो खान जहां लोधी ने क्या कर दिया, रिबेल कर दिया। ये कहानी उसके पीछे की, ठीक है। तो अफगान नोबल, अब नोबल क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे जो एम्परर था जहांगीर ने क्या करा, अपने जो भरोसेमंद लोग थे उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी। खान जहां लोधी को साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ठीक है, दक्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जाओ आप दक्कन एरिया में जाओ और यहाँ पे रूल संभालना, एक्सपैंड करना अपने एम्पायर को, ठीक है। तो वो उनके लॉयल थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शाहजहां पावर में आ गए तो पसंद वैसे ही नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने रिबेल कर दिया। तो अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड, पर अनफॉर्चुनेटली ही वाज डिफीटेड बाय शाहजहां ने फिर ओरछा वगैरह सब पे कब्जा कर लिया। तो वो क्या करते जा रहा है, शाहजहां अपना एम्पायर बढ़ाते जा रहा है, ठीक है।
बल्क्स वर सीज्ड फ्रॉम उज्बेक्स एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू सफावीड्स। अब देखो यहां पे धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। अगर आप देखोगे मुगल एम्पायर को इंडिया है, ठीक है, और इधर भी मुगल एम्पायर फैल रहा था, तो यहां पे सफावीड डायनेस्टी थी। ध्यान है, हुमायूं जहां से मदद लेकर आया था सफावीद शाह से, तो उस समय पे सफावीद शाह के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन अकबर और जहांगीर के आते आते क्या हुआ कि सफावीद एम्पायर जो था, ठीक है, सफावीद शाह जो सफावीद रूलर्स थे, उनके साथ मुगल एम्पायर के रिलेशन अब डिटोरिएट होने लगे। अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए, जहांगीर ने मिलिट्री कैंपेन चलाए, ठीक है, तो वो सफावीद शाह जो है तो वो शाहजहां से बदला लेते और शाहजहां को हरा के जो टेरिटरीज पहले सफाविद के पास हुआ करती, जैसे कांधार वगैरह जो अफगानिस्तान का, वो छुड़ा लिया इनसे, ठीक है, वो वाला पार्ट छुड़ा लिया वापस। मुगल एम्पायर से कांधार चले गया किसके अंडर में? शाहजहां के अंडर में। और किसने ले लिया? सफाविद डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने, ठीक है। अब क्या होता है, एक यहां पे एड ऑन हुआ था, तो बाल्क्स वर सीज फ्रॉम उज्बेक्स। तो अब यहां पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो उज्बेक्स जो थे, उज्बेक्स कौन से? वो मंगोल। और आप देखोगे तो बाबर के टाइम पे जो रूलर्स थे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बाबर के टाइम पे जो रूलर्स थे, ठीक है, तो बाबर के टाइम पे जो रूलर्स थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बाबर को वहां से भगाया था अपने पुराने एरिया से, ठीक है, तो उन लोगों से भी क्या कर लिया, शाहजहां ने टेरिटरी छुड़ा ली। तो एम्पायर एक्सपेंड भी करा था, ऐसा नहीं है। क्लियर? ये सारी चीजें चल रही थी। और क्या क्या हुआ देखो, तो इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जहांगीर ने अहमदनगर पे कुछ कैंपेन चलाई, लेकिन देवर लेस सक्सेसफुल। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि जहांगीर का बेटा शाहजहां जो है तो वह अहमदनगर को पूरी तरह से एनेक्स कर लेता है, ठीक है। एंड बीजापुर फोर्सेज वॉज सूड फॉर पीस। और नीचे आते चले जाओ, जैसे आप बीजापुर, गोलकोंडा वगैरह सारी जगह, गोलकोंडा जैसे आप आगे जो औरंगजेब आएगा उसके टाइम पीरियड में आप और पढ़ोगे, तो ये जो एरियाज हैं, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, इनके ऊपर भी क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया मुगल एम्परर्स ने। ये था शाहजहां की कहानी। ध्यान रहेगा ना शाहजहां की कहानी। अब शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत हुआ, जैसे ताजमहल हुआ ना, तो इस तरह से मैंने आपको बताया अकबर इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जहांगीर इज फॉर आर्ट एंड शाहजहां इज फॉर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। क्लियर? अब शाहजहां को भी वही चीज फेस करना पड़ेगी, वही चीज सफर करना पड़ेगी जो उसने उसके पिताजी के साथ किया, ठीक है। कर्मा रिपीट्स इटसेल्फ, वही वाली चीज हुई है। तो क्या होता है, शाहजहां ने जैसे जहांगीर के अगेंस्ट में गड़बड़ करी थी, तो अब क्या होगा, शाहजहां के बेटे भी वही करेंगे, फिर शाहजहां के 4 बेटे, ठीक। तो क्या होता है, ए ट्रबुलेंट पीरियड इन हिज लाइफ। तो 1657 से 58 ये वाला जो साल रहा, वो उसके जीवन का क्या बड़ा कठिन साल रहा, ठीक। क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन, जैसे अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक, तो 1627 से 1658 ये टाइम पीरियड उसने रूल किया। लास्ट ईयर जो रहा उसका, तो लास्ट ईयर में क्या होता है कि उसके जो बेटे हैं, उसके बेटों में जैसे औरंगजेब हो गया, दारा शिकोह हो गया, तो इसके बेटे हैं, 4 बेटे, 2 और है। तो औरंगजेब क्या करता है, अपने पिता अपने बेटों के अगेंस्ट में ही रिबेल कर देता है, ठीक है। पिता की क्या इच्छा थी पता है, कि दारा शिकोह जो है, दारा शिकोह एम्परर बनना चाहिए। दारा शिकोह एक बहुत अच्छा इंसान था, तो कहीं ना कहीं पिता के उसमें ट्रेड्स दिख रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो बेटा था औरंगजेब क्या थोड़ा सा कट्टर था, और औरंगजेब ने पिता को ही क्या कर दिया, जेल में डलवा दिया था, ठीक है। बोल दिया था कि जेल में रहो, ताजमहल बनाया था यमुना के पास में, तुम्हें जेल में डाल देते हैं आगरा फोर्ट में, वहीं से क्या करते रहना, ताजमहल को निहारते रहना। ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड। दारा शिकोह को भी मार दिया औरंगजेब ने। अपने पिताजी को क्या कर दिया, शाहजहां वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अब पावर में कौन आ गया, अब पावर में आ गया एक तरह से औरंगजेब, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब जरा एक बार रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने लगभग 5 मुगल एम्परर को पढ़ लिया है। अब 6वें मुगल एम्परर को हम क्या करेंगे, आगे वाला जो पार्ट है उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे इस चीज को समझना अच्छे से कि कहां से स्टार्ट हुआ, बाबर से, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद में किस तरह से फिर क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिलती है। देखा जाए तो अकबर के लिए भी इतना आसान नहीं था। अकबर के भी जो हाफ ब्रदर्स थे उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया ही था, ठीक है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन चलते आई। वॉर ऑफ सक्सेशन में हमने क्या क्या देखा, तो वही चीज जहांगीर ने भी फेस करी, वही चीज शाहजहां ने भी फेस करी है। मतलब जहांगीर ने किया भी और फेस भी किया, शाहजहां ने भी किया भी और फेस भी किया। अब शाहजहां के बाद में कौन आएगा, औरंगजेब आएगा, ठीक है। ये शाहजहां के टाइम का एम्पायर देख लो ये पूरा। तो उन्होंने ये काबुल वाबुल कब्जे में ले लिया था, और ऊपर की तरफ और भी था, ठीक है। उज्बेक से भी टेरिटरी छुड़ा ली थी, तो ये पूरा उन्होंने कब्जा करके बैठे हैं। अभी भी डेक्कन जो है, तो डेक्कन पूरा पार्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट रूलर जो है औरंगजेब,
तो औरंगजेब काफी हद तक डेक्कन को अपने कब्जे में ले लेगा, अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, तो औरंगजेब आ गया है अब यहां पे। औरंगजेब को ध्यान रखो, क्या 1658 टू 1707 इस टाइम पीरियड में औरंगजेब क्या करने वाला है, पावर में आने वाला है। ही वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनपॉपुलर मुगल रूलर। अब आप बोलोगे अनपॉपुलर क्यों है, क्योंकि आप देखो धीरे धीरे क्या है, बाबर ने तबाही मचाई। ठीक है, बाबर ने तबाही मचाई। मैं एक चीज आपको बाबर की बताता हूं, ठीक है, वहां पे शायद मैं बताना आपको भूल गया कि बाबर जब क्या करता है, बाबर हमला करता है, जैसे अलग अलग वॉर्स हुई बाबर की, इस पॉइंट को ध्यान देना चाहिए तो आपको समझ में आएगा क्यों बाद के मुगल रूलर्स जो आए थोड़े से वो इंडियनाइज्ड हो गए थे। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया, जब चंदेरी में राजपूत को हराया था ना 1528 में, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे चंदेरी में हराने के बाद में जैसे मदीनी राय वगैरह जो थे, ठीक है, तो उन लोगों ने जोहर किया फिर अपने आप। जोहर मतलब समझते हैं आप कि जो एक मतलब अपने आप को क्या कर देते, अग्नि के हवाले कर देते अधिकतर महिलाएं, तो महिलाएं बच्चे सबने जोहर किया। तो बाबर ने क्या देखा, बाबर ने देखा कि मेरा डर बना रहे, इसके लिए बाबर ने स्कल पिरामिड बनवाया, मतलब हड्डियों से एक पिरामिड बनवाया। ठीक है, तो वो ये बताना चाहा था मुझे मारने में डर नहीं लगता किसी को, इस तरह से। तो बाबर को एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा रूथलेस और ये कंसीडर किया गया कि बाबर ने गलत किया जो भी किया। ठीक, ये हो रहा है। लेकिन फिर बाद के जो रूलर जैसे बाबर के बाद में हुमायूं को भी चलो छोड़ दे, हुमायूं तो बेचारा संघर्ष में समय निकल गया। हुमायूं के लिए एक वर्ड ये भी कहा जाता है, हुमायूं वॉज अ सन ऑफ ग्रेट फादर एंड अ फादर ऑफ ग्रेट सन। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब बाबर ने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया और अकबर ने उसको बढ़ाया, लेकिन हुमायूं ने कुछ नहीं किया ऐसा। तो सन ऑफ ग्रेट फादर और फादर ऑफ ग्रेट सन की तरह उसे कंसीडर किया जाता है। तो बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया। हम औरंगजेब पे पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, तो औरंगजेब पे अब यहां पे आप समझो औरंगजेब की कहानी। तो औरंगजेब को अनपॉपुलर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन लोगों ने धीरे धीरे वो इंडियनाइज्ड हो गए, इंडिया के साथ मिल घुल गए, सारी चीजें करी। लेकिन औरंगजेब ने इंडिया में रहते हुए क्या किया, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज परफॉर्म करी। ठीक है, ये रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस्लाम का एक बहुत कट्टर फॉलोवर टाइप से था, तो जिसके चलते हुए क्या दूसरे जो रिलीजियस टॉलरेंस अकबर ने और अकबर के बाद के रूलर्स ने जैसे जहांगीर ने और शाहजहां ने अपनाई, वो रिलीजियस टॉलरेंस औरंगजेब ने नहीं अपनाई। औरंगजेब क्या होते चले गया और ज्यादा कह सकते हैं कि रूथलेस होता चले गया अपनी रिलीजियस पॉलिसी को लेकर, लोगों को और परेशान करने लगा, खास करके दूसरे रिलीजन के लोगों को। इस कारण से उसे अनपॉपुलर कहा गया। ठीक है, उसने उतना ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं करवाया, जनता को परेशान किया, खूब ज्यादा टैक्स लगाया, इस कारण से उसे क्या क्या अनपॉपुलर रूलर की तरह कंसीडर किया गया। और एक और चीज कि मुगल एम्पायर की जो एक्सटेंट है वो सबसे बड़ा मुगल एम्पायर औरंगजेब के अंडर में ही था। औरंगजेब के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर वाज एट इट्स पीक। ठीक है, सबसे बड़ा ये देख लो, ये सबसे बड़ा जो मुगल एम्पायर रहा है वो औरंगजेब। डेक्कन प्लेटू जो है, जो डेक्कन वाला पूरा एरिया, तो इस पे भी इस पूरे पार्ट पे कब्जा करने में औरंगजेब सक्सेसफुल रहा था एक तरह से। ठीक है, चाहे थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहा, लेकिन औरंगजेब सक्सेसफुल रहा था। तो इस सेंस में औरंगजेब को क्या कहा जाता है कि लास्ट ग्रेट मुगल रूलर की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसके टाइम पीरियड तक मुगल एम्पायर बढ़ता चलेगा। क्योंकि अब बाद में क्या होने वाला है, बाद में डिसइंटीग्रेट ही होने वाला है, टूटने वाला है मुगल एम्पायर। ठीक है, अब देखो मिलिट्री कैंपेन्स क्या क्या रही। तो अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेन इन 1680s। तो जो अहोम्स की कहानी में बता रहा ना कि अहोम्स मुगल एम्पायर पूरी तरह से तो कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे, एक बार हरा दिया था लेकिन वो वापस रिबेल कर जाते हैं 1680s में। फिर क्या होता है, कैंपेन्स अगेंस्ट यूसुफ जाई एंड सिख वर टेम्परेली सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आपको बताने के लिए। चलो देखो सुनो, क्या होता है कि औरंगजेब जो है वो अपनी कैंपेन्स को कैरी आउट करता है। ठीक है, वो अपनी कैंपेन्स में और ज्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, जब जैसे ये यहां पे मैं आपको बता रहा हूं यूसुफ जाई और सिख, तो अब यहां पे आपको ये देखना है कि यूसुफ जाई कौन है, तो एक ट्राइबल कम्युनिटी, कहां की, तो हमारी कंट्री के जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, यहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। ठीक, यूसुफ जाई, जैसे आपने मलाला यूसुफ जाई का नाम सुना है ना, तो वो वही है ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर हमला करता है कौन, औरंगजेब। ठीक है, इन ट्राइबल कम्युनिटी से एरिया लेने की कोशिश करता है अपने अंडर में। क्लियर, तो ये उसके मतलब कह सकते हो ये उसका एफर्ट्स रहे या फिर ये उसका प्रयास रहा कि मैं अपने एम्पायर को यहां तक एक्सटेंड करूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रही चीजें। जैसे मैंने आपको बताया, क्या जैसे आपको यहां पे बताया कि अहोम्स जो थे, अहोम्स को एक बार डिफीट कर दिया लेकिन वो फिर से वापस रिबेल कर जाते हैं 1680s में। तो ऐसा भी कहा जाता है कि 17 बार मुगल एम्पायर को पूरे औरंगजेब के टाइम पीरियड से पहले तक सबने कोशिश करी, लेकिन अहोम हार नहीं माने थे। दूसरी तरह से यूसुफ जाही ने भी टक्कर दी। फिर सिख की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो सिख रूलर्स थे, तो जैसे आप सुनेंगे क्या कि गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा ट्रैक स्टैब्लिश किया। ठीक है, वॉरियर क्लैंस खड़ी करी औरंगजेब के अगेंस्ट में। तो औरंगजेब कैंपेन करता गया, लोग प्रोटेस्ट करते चले गए।
ठीक है, आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे भी। और जैसे अकबर की पॉलिसी क्या थी, कॉपरेशन के साथ में लेके चलने की थी, लेकिन यहां पे आपको क्या समझ में आएगा कि औरंगजेब जितना ज्यादा रूथलेस होते जा रहा था, वो ये कोशिश करता था बस जीत जाऊं मैं सबको। वो जब सबको जीतने की कोशिश करता था ना, तो उसके चलते क्या होता था, उसके अगेंस्ट में लोग ज्यादा खड़े हो जाते थे। वही चीज यहां पे भी हुई कि क्या है कि अकबर, जहांगीर, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने फिर भी एक, शाहजहां को भी ले लो, कि इन लोगों ने राजपूत के साथ में एक सिस्टमैटिक वे में अपनी पॉलिसीज चलाई है। उन्हें पता था इनकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे हम राजपूत रूलर्स की, तो हमारे साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते रहेंगे ये लोग। लेकिन औरंगजेब यहां पे क्या कर गया, भूल कर गया। औरंगजेब ने डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया राजपूत रूलर्स को, और बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने औरंगजेब के अगेंस्ट में क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया। औरंगजेब की एक दादी थी, ठीक है, तो उन्हीं के परिवार में, मतलब जैसे मुगल्स इंटरवेंशन इन दी सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौड़ राजपूत ऑफ मारवार लेड टू देयर रेबिलियन। ठीक है, अब ये मारवार, मेवार नहीं कह रहा हूं, मारवार, ठीक है, तो मारवार, जहांगीर की एक वाइफ थी मारवार की, ठीक है। अब क्या होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो रिलेशन अच्छे थे मुगल एम्पायर के साथ में मारवार के, लेकिन औरंगजेब ने जब क्या किया, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया कि कौन आपका राजा अगला बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। जब डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तो उसने जो अपने परमानेंट अलायंस थे, एक तरह से कह सकते हैं, मारवाड़ के तो लोग जो थे तो मैरिटल टाइज में जुड़े हुए थे, तो उनके साथ दुश्मनी ले ली। ठीक, ये सारी चीजें हो रही है। तो औरंगजेब ने कैंपेन्स की, नो डाउट औरंगजेब अपने एम्पायर को बड़ा भी करेगा, अभी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन क्या है, उसने एनिमीज भी खड़े करता चले गया। फिर क्या होता है, कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा, तो यहां तो बहुत बुरी तरह से फंसा था औरंगजेब। क्या, तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब ने क्या कोशिश करी, औरंगजेब ने, देखो कन्फ्लिक्ट के कारण समझो पहले औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब जो था, तो एक क्या कह सकते हैं, वो इस्लाम को प्रमोट करता था, वो हम कह सकते हैं कि लिबरल रूलर नहीं था, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को थोपता था। अब उसी के अगेंस्ट में शिवाजी जो है, तो शिवाजी हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है, हिंदू साम्राज्य स्टैब्लिश करने की बात करते थे। क्या हुआ, तो यहां पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी आ गए, साथ में ही ये क्या है, ये मातृभूमि और उस चीज के सेगमेंट के साथ में खड़े हुए। औरंगजेब कब्जा करना चाह रहा था, तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में भी कन्फ्लिक्ट रहे, ठीक है। कैंपेन चलाई उसने औरंगजेब ने कि शिवाजी को किसी तरह से मैं पकड़ लूं, बस कर नहीं पाया। शिवाजी ने क्या कर दिया, तो इसके जो बहुत सारे औरंगजेब के ऑफिसर्स थे, उनकी कह सकते हैं उनकी छुट्टी कर दी, सारी चीजें करी, और अल्टीमेटली क्या है कि कंटिन्यूस रिबेलियन, गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, यहां तक कि शिवाजी औरंगजेब के बिल में मतलब औरंगजेब के किले में जाकर क्या करके बाहर निकल के आ गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हुई यहां पे देखने को मिली, और कंटिन्यूस रेबेलियन देखने को मिलते रहेंगे आपको शिवाजी की तरफ से औरंगजेब के अगेंस्ट में। फिर क्या होता है, अब जैसे कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें, तो कैंपेन्स अंडर औरंगजेब के टाइम पीरियड में जितने भी कैंपेन्स चले, दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सक्सेसफुल थे ही नहीं, अल्टीमेटली औरंगजेब ने भी मुगल एम्पायर को बड़ा किया था, लेकिन इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। रीजंस क्या है, देखो, आपने एम्पायर बड़ा जरूर किया होगा, लेकिन आपने आपके दुश्मन भी बहुत सारे खड़े कर लिए। सिख, मराठा, अहोम्स समय समय में पीट रहे थे मुगल एम्पायर को, ठीक है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, बाबर के टाइम से मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा होते आ रहा था ना, बड़ा औरंगजेब के टाइम पे भी होगा, लेकिन अब दुश्मन बहुत खड़े कर लिए, और अल्टीमेटली अब इसके बाद में जो रूलर्स आएंगे वो हारते चले जाएंगे, एक के बाद में एक क्या होते चले जाएगी, चीजें खत्म होते चले जाएगी। ठीक, तो अब देखो क्या है, औरंगजेब फेस्ड वेरियस रेबेलियन, कहां रेबेलियन, तो प्रिंस अकबर, वही चीज है, बाप बेटों में जो लड़ाई है वो चलती रहेगी यहां पे भी। तो औरंगजेब का ही जो बेटा, सबसे छोटा बेटा जो था अकबर, मोहम्मद अकबर, ठीक है, तो अब इसे अकबर से रिलेट मत कर लेना, ठीक है। परदादा का नाम भी अकबर था, यहां पे भी अकबर है, लेकिन ये औरंगजेब का बेटा वाला अकबर है, ठीक है। तो प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। दक्कन जो है, दक्कन वाला पार्ट जो है, तो दक्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी थी औरंगजेब ने, किसको, अपने बेटे को, सबसे छोटे बेटों के। सबसे छोटे बेटे ने क्या कर दिया, रेबेल कर दिया, और यहां पे फिर प्रिंस अकबर जो है तो उसे सपोर्ट मिल गया मराठा का, ठीक है, डेक्कन सल्तनत का। अब औरंगजेब अपने ही बेटे की जान के पीछे पड़ गया, तो भाग के फिर कहां चले जाता है, सफाविद ईरान में चले जाता है। तो सफाविद में देखो, क्योंकि आप देखोगे हुमायूं के रिलेशन अच्छे थे, तो सफाविद के साथ रिलेशन अच्छे। फिर अकबर के टाइम के बाद से क्या होता है, रिलेशन बिगड़ते चले गए। औरंगजेब के टाइम पे भी रिलेशन बिगड़े हुए थे, लेकिन ये जो बेटा है औरंगजेब का, तो ये तो औरंगजेब के अगेंस्ट में, तो सफाविद ईरान के जो सफाविद शाह जो रूलर्स थे, उन लोगों ने शरण दे दी अपने, हाँ, किसको, प्रिंस अकबर को। तो ये सारी चीजें चल रही थी। फिर क्या है, औरंगजेब एनेक्स्ड बीजापुर इन, ये चीज देखना, एनेक्स्ड बीजापुर। अब जो डेक्कन वाला पार्ट है ना, तो डेक्कन वाले पार्ट साउथ में क्या होते चले जाता है, वो एनेक्सेशन होते चले जाता है। औरंगजेब अनेक्स्ड बीजापुर इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। तो ये नए नए एरियाज को नीचे की तरफ, साउथ की तरफ पेनिट्रेट करते जा रहा है वो। फ्रॉम 1689 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन डेक्कन अगेंस्ट दी मराठास। तो
अब क्या होता है कि मराठास, मैंने बताया शिवाजी के बाद में भी जो आते गए मराठा रूलर्स, तो मराठा रूलर्स वर ग्रेट वॉरियर्स, ठीक है, वो गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी से क्या कर रहे हैं, खून पसीने छुड़वा दे रहे थे औरंगजेब के, हार नहीं मान रहे थे, तो लड़ाइयां चलती रही, औरंगजेब हारता गया, सारी चीजें चल रही हैं, मतलब हारता भी गया जीतता भी गया, अल्टीमेटली नहीं हारा, लेकिन वो कभी पकड़ नहीं पाया मराठा रूलर्स को अच्छी तरह से, ठीक है, तो ये चलता रहा। तो ये वही बता रहे हैं हम आपको क्या, कि औरंगजेब फेस वेरियस रेबेलियंस, तो अपने ही बेटे के द्वारा, मराठा रूलर्स के द्वारा ये सारे रेबेलियन फेस कर रहा है। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख, जाट एंड सतनामीज, ये चीज समझो, नॉर्थ इंडिया में, इंडिया इधर साउथ में तो औरंगजेब परेशान हो ही रहा है, मराठास नहीं हार मान रहे हैं, ऊपर क्या है सिख रूलर, जैसे गुरु गोविंद सिंह का मैंने आपको नाम बताया, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी एक आर्मी खड़ी कर दी एक तरह से, ठीक है, सिख जाट रूलर्स, राजा सूरजमल वगैरह, तो सभी लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, औरंगजेब के अगेंस्ट में रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना है आपको, क्यों, क्योंकि आगे 7th की हिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे इनके बारे में, कि ये रिबेलियन किस तरह से मुगल एम्पायर के लिए फिर क्या चले गए, बाद में मुगल एम्पायर को तोड़ने में एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये सारे जो रेबेलियन औरंगजेब खड़े करके जा रहा है, तो औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स आएंगे वो टैकल नहीं कर पाएंगे इन रेबेलियंस को, ठीक है, इन विद्रोहों को वो संभाल नहीं पाएंगे। तो औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिख, जाट, सतनामीज, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहोम्स एंड इन डेक्कन ऑफ मराठास। अहोम्स मैंने बताया, अहोम्स क्या है, फिर खड़े हो जाते ना, तो अगर आप जैसे यहां पे देखोगे क्या, तो एक समय पे उन्होंने कैप्चर जरूर कर लिया था 1663 पे, लेकिन 1680s आते आते अहोम फिर खड़े हो गए, ठीक। अहोम ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट के अहोम रूलर्स जो थे, तो वो भी हार मानने वालों में से नहीं थे। फिर क्या होता है, हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। अब वही चीज कहानी वापस दोहरा गई, क्या कि औरंगजेब की डेथ के बाद में औरंगजेब के जो बेटे थे उनके बीच में फिर क्या होने लगी, फाइट होने लगी किस चीज की, सक्सेशन की, मतलब आगे कौन रूलर बनेगा, ठीक है। तो हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, तो जैसे औरंगजेब के 5 बेटे थे, तो एक बेटा तो आपने पहले ही देख लिया कि जो क्या हो गया, रेबेल करके भाग के चले गया, तो 2 बेटे जो थे मेन कंटेंडर्स थे, कौन कौन से, आजम शाह और बहादुर शाह। अब आजम शाह और बहादुर शाह जो ये 2 बेटे थे जो मेन कंटेंडर्स थे, तो उनमें भी क्या होती है, लड़ाई होती है, तो बैटल ऑफ जाजुआ एक लड़ाई होती है, उसमें क्या होता है कि आजम शाह जो है वो जीत जाता है, लेकिन क्या होता है बहादुर शाह फिर नहीं, आजम शाह को रूल मिल जाता है, बहादुर शाह फिर क्या करता है, बैटल ऑफ जाजुआ में आजम शाह को हरा देता है, और बहादुर शाह फिर क्या बनता है, औरंगजेब के बाद मुगल एम्परर बनेगा। तो अब औरंगजेब के बाद मतलब बहादुर शाह से फिर जितने भी लास्ट में बहादुर शाह जफर 1857 में यहां तक के जितने भी रूलर आएंगे, तो ये सारे रूलर को क्या कहा जाता है, लेटर मुगल्स कहा जाता है। चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो ये सारे रूलर्स जो है, तो इनके बारे में उतना ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि औरंगजेब के बाद से फिर टूटते चले जाएगा मुगल एम्पायर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई है, काफी बड़ा टॉपिक हो गया हमारा मुगल एम्परर टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसमें मैंने आपको पूरी एक लीनियज बता दी, और अच्छे से कहानी, अगर कहानी की तरह समझ के चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा किस रूलर के टाइम में कितना क्या हुआ, कैसे काम हुए, वो सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दी, वो सारी चीजें क्लियर कर दी है। मुगल एम्पायर की हिस्ट्री जो आगे पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वो इससे रिलेट करके चलना, आगे पूरा चैप्टर इससे रिलेट करके चलोगे, मजा आएगा, समझ में आती रहेगी चीजें, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है फाइनली कंप्लीट होता है। बड़ा टॉपिक था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो एक ही साथ रिलेट करने में मजा भी आएगा, क्योंकि एक साथ पढ़ा तो हमें आगे पीछे बेटे को, पिता को, सबको जोड़ पाए हम, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। आया समझ में यहां तक सारा सब कुछ। अब सुनो मेरी, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, चैप्टर, सब्जेक्ट, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, जिन वीडियो लेक्चर्स को आप घर बैठे देख सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सबसे मजेदार बात कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है आपका, तो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।